नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो और मैं हूं रमेश भट्ट। रेल किराया बढ़ाने के बाद सरकार ने चीनी कंपनियों की सेहत सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इनसे चीनी कंपनियों की सेहत में सुधार आए ना आए, लेकिन आम आदमी के लिए चीनी का स्वाद लेना जरूर महंगा हो जाएगा। रेल किराए में बढ़ोतरी के बाद मोदी सरकार ने आम आदमी को दूसरा झटका दे दिया है। मोदी राज में आम आदमी की चाय की चुस्की पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। आयात शुल्क में बढ़ोतरी के सरकारी फैसले के बाद अब चीनी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हो गया है। मोदी सरकार में खाद्य आपूर्ति मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दावा भी किया था कि चीनी महंगी नहीं होगी, हमारे पास चीनी के पर्याप्त भंडार हैं। लेकिन बाजार ने उनके इस दावे को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 40% करने की घोषणा के बाद सोमवार को थोक बाजारों में चीनी के दाम 60 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीनी कारोबारी बेहतर रिटर्न के बावजूद अपने स्टॉक से चीनी रिलीज नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके दाम और बढ़ेंगे, क्योंकि आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक के कारण चीनी की मांग बढ़ जाती है। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन साथ ही ये सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। चीनी व्यापारियों का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से बाहर की चीनी आनी कम हो जाएगी। जब चीनी बाजार में कम होगी तो महंगाई बढ़ना एकदम तय है। चीनी का उत्पादन इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कम होने की आशंका है। भारत में कमजोर मानसून का असर गन्ने की फसल पर पड़ने लगा है। ऐसे में अगर गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है तो इस साल चीनी की कीमतों में और उछाल आना भी तय है। रेल किराए के बाद अब चीनी का दाम बढ़ना दोहरे झटके की तरह है। साथ ही कमजोर मानसून की खबरों के बीच आने वाले दिनों में महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के अच्छे दिन दूर ही लग रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो जिस महंगाई से आम आदमी परेशान था, या जिस महंगाई को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हमला बोलती रही और नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंचों से यह कहा कि 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा करने वाली मनमोहन सरकार 100 दिन में महंगाई कम नहीं कर पाई। आज भी महंगाई की स्थिति इसी तरह बनी हुई है और यह आने वाले समय में और बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने हो सकती है। इससे निपटने की क्या है सरकार की रणनीति और इस तरह के कदम क्या जनता के हित में है? क्या आने वाले समय में इस तरह के कठोर फैसलों से आने वाले दिन अच्छे होंगे? इन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के चेयरमैन डॉक्टर जेडी अग्रवाल, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे मीम अफजल साहब, और कुछ ही देर में मेरे साथ जयनारायण व्यास साहब जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर जेडी अग्रवाल, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, मुझे याद है कि ये बीजेपी ने जो एक चार्जशीट बनाई थी, चार्जशीट में उन्होंने लिखा कि यूपीए सरकार कभी गंभीर नहीं रही प्राइसेस को कंट्रोल करने को लेकर, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था और इसीलिए जो ये पूरी फूड इकोनॉमी है इसको पूरी तरह मिसमैनेज कर दिया यूपीए सरकार ने। आपको लग रहा है कि क्या ये सरकार सही दिशा की ओर जा रही? जिस तरह से रेल फेयर बढ़ाया गया, या आप शुगर में आप देख लीजिए जो इंपोर्ट है उसमें ड्यूटी बढ़ा दी गई है, या आने वाले समय में कहा जा रहा है कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि लोगों के लिए ये एक महंगाई की मार ज्यादा पड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार के सामने क्या विकल्प है ये देखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि आज के समय में कीमत बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। दूसरी चीज, कल अगर शुगर मिल्स फेल हो जाते हैं तो चीनी की जो सप्लाई है वो और कम हो जाएगी और वो कम होने से समस्याएं और ज्यादा अधिक होंगी। इसलिए जरूरी ये है कि उन्होंने जो कुछ विकल्प उठाया वो ये है कि किस प्रकार से, ये तो जरूरी है कि महंगाई की मार से लोग दबेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले समय में अगले 3-4 मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है, मीडियम टर्म में शुगर मिल को किस प्रकार से बचाया जाए। सर, आप शुगर मिल तो मुक्त कर दीजिए, वो अपने आप अपनी सेहत दुरुस्त कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी शुगर मिल भारतवर्ष में है सभी फाइनेंशियली सिक हैं, बिकॉज प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सरकार अपना कंट्रोल करती है। नहीं, सिर्फ ये एक जरूरी एक बात है। दूसरी चीज ये है
कि ये सीजनल इंडस्ट्री है, सिर्फ 6 महीने काम करती है और 6 महीने जो बाकी लेबर होती है या वो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हाफ पे सैलरी दी जाती है और बिना काम के सैलरी दी जाती है। दूसरी चीज ये है कि अगर मॉनसून कम होता है तो गन्ने में जो रस होना है वो रस कम होगा और जरूरी बात है रिकवरी रेट जो है रिकवरी वो कम देखने को मिलेगा, जो उसका रिकवरी रेट कम होगा जी। इसके साथ साथ एक और बात कहूंगा कि सरकार ने शुगर मिल्स को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी में 15% से 40% कर दिया है ताकि इंपोर्ट जो है शुगर का बड़े सस्ते दाम पे ना हो, इसलिए ताकि शुगर मिल्स को बचाया जा सके। रिफॉर्म थे शुगर इंडस्ट्री के लिए जो रंगराजन कमेटी ने जो सिफारिशें की थी, आपको उनको इंप्लीमेंट करना है स्पिरिट के साथ। जयनारायण व्यास साहब, मैं सिर्फ वो लाइनें आपकी पढ़ रहा था जो आपने अपने मैनिफेस्टो में अपनी चार्जशीट में लिखा सर, कि यूपीए सरकार की गंभीरता पे सवाल खड़े होते हैं। वो कभी गंभीर नहीं रहे महंगाई को कम करने के लिए, आम आदमी के दर्द को लेकर, और फूड इकोनॉमी को पूरी तरह से मिसमैनेज कर दिया। सर आप क्या कर रहे हैं? आपने ट्रेन फेयर बढ़ा दिया है, आपने माल भाड़ा किराया बढ़ा दिया है, चीनी के दाम बढ़ चुके हैं 3 से 4 रुपए। आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कुछ और कड़े फैसले लेने होंगे। हर चीज में आप आम आदमी की जेब में क्यों हाथ डाल रहे? मेरा सवाल यह है। देखिए, कुछ चीजें तो हमें स्पष्ट होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि आपने रेल फेयर बढ़ा दिए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरह से यूपीए सरकार की एक चाल थी कि जो इंटीरियम बजट पे उन्होंने कंसेशन दिए, एक्साइज से लेकर सब, उसकी अमलवारी की। मगर जो उन्होंने बताया कि 8,000 करोड़ रुपया हम 26,000 करोड़ पैसेंजर फेयर सब्सिडी में से रिकवर करना चाहते हैं, और उसके लिए नोटिफिकेशन इश्यू करके फिर तुरंत शीघ्रतम उसको बंद कर दिया। तो ये जो है बैकलॉग और कैरी ओवर बैगेज है, और कैरी ओवर बैगेज जब आपके ऊपर आता है तब मैं मानता हूं कि इसका ज्यादा कि जो जयनारायण व्यास साहब, वो गत सरकार ने जिस तरह से आपके सामने कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी जी? आपके सामने कानूनी बाध्यता नहीं थी इस नोटिफिकेशन को मानना? आप देखिए, कानूनी बाध्यता नहीं होती है, मगर ये 26,000 करोड़ का पैसेंजर फेयर किराए के नहीं बढ़ा के आपने जो बोझ इकट्ठा किया है उसमें से काटने के लिए आपको रेल भी चलानी है, नहीं चलानी है। रेल अगर चलानी भी है तो आपने लोकरंजक फैसले लेके आज तक रेल के ऊपर कुछ भी नहीं डाला, और एकाएक जाते समय ये आप कर गए और वो नोटिफिकेशन इश्यू करके आप छोड़ के गए। बीम अफजल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो वो अगर इकोनॉमी मिसमैनेज हुई आप उसके लिए जिम्मेदार, अगर रेलवे का मिसमैनेजमेंट हुआ आप उसके लिए जिम्मेदार, अगर आज महंगाई के लिए एनडीए सरकार को कड़े कदम उठा रहे हैं उसकी जड़ में भी कहीं ना कहीं आप हैं। यानी इस देश में जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए सीधे तौर पे यूपीए साल के 10 साल का कार्यकाल जिम्मेदार है, ये एनडीए सरकार के लोगों का कहना है। ठीक है, अगर हम जिम्मेदार हैं तो इन्होंने आने के बाद 29 दिन में क्या किया? इन्होंने देश से वादा किया था कि महंगाई को ये कम करेंगे। इन्होंने देश से बगैर सोचे समझे ये वादा किया था। इन्होंने कहीं शायद गहराई में जाकर के नहीं देखा कि जब ये पावर में आएंगे तो इनको वही पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी जो हम कर रहे थे। हम जब कह रहे थे, बढ़ा रहे थे या और उसका तर्क दे रहे थे तो कोई नहीं सुन रहा था। उस वक्त हम देश को लूट रहे थे, हम देश का बेड़ा गर्क कर रहे थे, हम देश को खा रहे थे। आज वही काम ये कर रहे हैं, हमारी ही कार्बन कॉपी बन के काम कर रहे हैं। हमारे ही, या तो ये बताएं कि हमने गलत फैसला किया था तो आप इसको बदल दीजिए, आप सक्षम है इसको बदलने के लिए। और अगर हमारा फैसला सही था तो आप मानिए कि हमने फैसला सही किया था, और आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे, आप सही नहीं। अब आप जयनारायण व्यास साहब, आप इसका तो बेहतर जवाब दे सकते थे। सिर्फ विरोध करने के लिहाज से आप विरोध कर रहे थे, या आपको लगता है कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक उठा रहे हैं, वो जनता के हित में है? देखिए, दो चीजें मैं नीम अफजल साहब को बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, नीम अफजल साहब, हम कोई 100 दिन में महंगाई घटाएंगे करके शासन में नहीं आए हैं। आपने तो 100 दिन में महंगाई घटाने का वादा किया था। 29 दिन की दुहाई क्यों दे रहे हैं हमें? आपने जो 10 साल में जो परिस्थिति खड़ी की है वो 29 दिन में करेक्ट नहीं होने वाली है जी।
आपने गत 2 साल देखे 4-4.5% का ग्रोथ रेट हमें दिया है। आपके खाद्य आपूर्ति मंत्री ने, कृषि मंत्री ने राज्यसभा में कहा था गत अगस्त में कि इस देश में 61 लाख टन कोल्ड स्टोरेज चाहिए। हमारे पास सिर्फ 22 लाख टन की क्षमता है और इसकी वजह से 45,000 करोड़ के करीब खाद्यान्न और सब्जियां और फल बिगड़ जाते हैं। जयनारायण व्यास साहब, ये उदाहरण पूरे देश को आज मालूम चल चुके हैं। ये सारी बातें सार्वजनिक हैं। मेरा सवाल ये है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग क्या कर रही है? यूपीए ने भी महंगाई बढ़ाई, आप भी महंगाई को लेकर फैसले वही कर रहे हैं। अंतर क्या है? वो अंतर ही तो जानना चाहते हैं। आप फर्क में बताऊं, फर्क में अंतर यह है कि जब ज्वर था तब कोई उपाय से, थोड़े बहुत उपाय से भी वो कारगर हो सकता था कि आप पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर ले। इन्होंने ज्वर से तपेदिक तक की परिस्थिति लाके छोड़ी है और जब तपेदिक की परिस्थिति में आप हमें पास ऑन कर रहे हैं जी, तो मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं जी जयनारायण व्यास साहब, लगेगा। जनता यही जानना चाहती है कि आखिरकार आप लोगों को रेट कम करने के बजाय आप लगातार रेट क्यों बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके ने कड़े फैसले लेने होंगे। मैं आपके पास भी आऊंगा प्रोफेसर अग्रवाल, लेकिन एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दें। नरेंद्र मोदी सरकार में अच्छे दिनों के इंतजार में बैठी जनता पर महंगाई का अटैक लगातार जारी है। सरकार अब एलपीजी और केरोसिन के दाम बढ़ाने की तैयारी में नजर आ रही है। खबर है कि सरकार एलपीजी के दाम में हर महीने 5 रुपए का इजाफा करेगी। और सबसे बड़ा सवाल जो इस समय उठ रहा है, जो सरकार का यह कहना है कि जो पीडीएस केरोसिन है उसमें 32 रुपए 87 पैसे का नुकसान हो रहा है। अंडर रिकवरी उसे मैं नुकसान नहीं कहूंगा। एलपीजी में 432 रुपए 50 पैसे का अंडर रिकवरी है और डीजल में 2 रुपए 80 पैसे का अंडर रिकवरी है। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। रेल किराए, डीजल और चीनी की कीमत में इजाफे के बाद फिर से महंगाई की मार के लिए तैयार रही। अब मोदी सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार 5 रुपए प्रति सिलेंडर गैस महंगा कर सकती है, जबकि केरोसिन तेल भी 1 रुपए तक महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये दाम किस्तों में बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार सब्सिडी वाले सिलेंडर में हर महीने 5 रुपए कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी तक एक एलपीजी सिलेंडर पर करीब 432 रुपए सब्सिडी दी जाती है। अगर 5 रुपए महीने बढ़ोतरी की गई तो सब्सिडी हटने में 7 साल का वक्त लगेगा। इसके साथ ही डीजल को बाजार कीमत पर लाना भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। सूत्रों की माने तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार से सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन विरोधियों ने इसकी मुखालफत अभी से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को वादा किया था चुनाव के पहले कि वो महंगाई को कम करेगी, पर जब से ये लोग सरकार में आए हैं एक यू टर्न लेते हुए सब चीजों महंगी हो रही, चाहे खान पान की चीजें हों, चाहे दालें हों, चाहे डीजल हो, अब रेल का किराया। इससे पहले सरकार ने जब रेल भाड़े में भारी भरकम बढ़ोतरी की थी तो पूरे देश में इस फैसले को लेकर उबाल देखा गया। अब विपक्षी दल महंगाई को लेकर फिर लामबंद हो रहे हैं, वहीं बीजेपी की अपनी दलील है। कॉस्ट प्लस के लिए स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन होनी चाहिए। आपने डेवलप किया, डेवलपमेंट कॉस्ट कवर करना चाहिए। सत्ता में आने से पहले मोदी ने लोगों से अच्छे दिनों का वादा किया था। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और सरकार कड़े फैसलों को मजबूरी बता रही है। टीम न्यूज नेशन। प्रोफेसर अग्रवाल, अगर मैं इस अंडर रिकवरी को समझने की कोशिश करूं, हम 51% से ज्यादा इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे प्रोफेसर अग्रवाल टैक्स ले रही है। हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम इस टैक्स पे ध्यान क्यों नहीं देते? हम केवल ये क्यों ध्यान देते साहब अंडर रिकवरी बढ़ रही है और ये जो मार्केटिंग ऑयल कंपनियां इनका नुकसान बढ़ रहा है, हम प्राइसेस बढ़ा दें? देखिए, प्राइसेस जो बढ़ाना है, इन्फ्लेशन का बोझ लोगों पर डालना है, ये बड़ा सॉफ्ट सोल्यूशन है, आसान सा तरीका है, बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, जो कि गलत है। ये जो कि गलत है, क्योंकि लोगों के ऊपर अगर सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ में एक समन्वय बनाए, कोऑर्डिनेशन करे, तो उसके लिए जरूरी चीज ये है कि उसको ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे।
जैसे कि शुगर मिल की बात है, उसके लिए किस प्रकार से उनको आर्थिक संकट से उबारा जा सकता है। कीमत बढ़ा देने से लोगों के ऊपर उसका बोझ डाल दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं। पेट्रोलियम सेक्टर में इसीलिए अगर हम पेट्रोलियम सेक्टर पर आए तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि रुपए को उस लेवल पर फ्लोट होने दें और आरबीआई को मना कर दें कि आप किसी प्रकार की इंटरवेंशन ना करें रुपए को की कीमत को कम रखने के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो एड ऑन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंश्योरेंस है या ड्यूटीज हैं, कस्टम्स ड्यूटीज हैं या और भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, वो सब कम हो जाएंगे और कम होने से जो कॉस्ट है उन सब की, सर रुपया कमजोर होगा, 80% हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा पैसा देना होगा। पेट्रोलियम मैं आऊंगा यहाँ पर कुछ देर के लिए, मुझे रुकना है।